सूरज क्षितिज पर धीरे धीरे उग रहा था। आसमान को नारंगी, सुनहरे और हल्के गुलाबी रंगों से रंग रहा था। सुबह की हवा मारिया दास ग्रास के खेत के पेड़ों और ताजी कटी घास को सहला रही थी। अपने साथ नम मिट्टी और नई उम्मीद की खुशबू ला रही थी। ठोस जमीन पर मारिया का हर कदम मानो जिंदगी, समय और उन सभी चीजों से मेल मिलाप कर रहा था जो उससे अन्यायपूर्वक छीन ली गई थीं। उस जगह पर छाई खामोशी अब घुटन पैदा नहीं कर रही थी। यह एक जीवंत खामोशी थी जो वादे, मुक्ति और शांति से भरी हुई थी। मारिया उस बगीचे में धीरे धीरे चल रही थी जो अब उसकी शरण स्थली बन गया था। उसने क्यारियों में छोटे छोटे फूल लगाए थे और बरामदे के एक हिस्से का पुनर्निर्माण किया था। हर छोटी बड़ी चीज का उसी तरह ध्यान रखा था जैसे कभी अपने बेटे के लिए किया था। लेकिन अब उसका समर्पण किसी ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं था जो उसे अस्वीकार कर सकता था। यह उसके अपने लिए था। हर एक भाव शक्ति और स्वतंत्रता की पुष्टि था। एक याद दिलाता था कि जीवन चाहे कितना भी क्रूर क्यों न हो, विश्वास और दृढ़ संकल्प बनाए रखने पर सुंदरता में बदल सकता है। मारिया के हाथों में जोआओ का पत्र था। वह पीला पड़ चुका कागज जिस पर उसके दिवंगत पति की दृढ़ और प्रेमपूर्ण लिखावट थी, एक ताबीज बन गया था, वर्षों से चली आ रही सुरक्षा और प्रेम का प्रतीक। उसने उसे एक बार फिर खोला। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं और उसने धीरे से, मानो हवा में फुसफुसाहट की तरह, बुदबुदाया, जोआओ, खामोशी में भी तुमने मेरा ख्याल रखा। दूर से भी, सब कुछ होने के बाद भी तुमने मुझे कभी नहीं छोड़ा। शब्द हवा में तैर रहे थे, सुबह उठते ही पक्षियों के गीत के साथ घुल मिल रहे थे। मारिया को एक ऐसा हल्कापन महसूस हुआ जो उसने हफ्तों से महसूस नहीं किया था। अन्याय, तिरस्कार और अकेलेपन की जगह एक ऐसी स्पष्टता ने ले ली जो सिर्फ समय ही ला सकता है। सत्य, न्याय और प्रेम कभी गायब नहीं होते, वे बस खुद को प्रकट करने के लिए सही समय का इंतजार करते हैं। वह बरामदे में चली गई और उस लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गई जिसे उसने बड़े प्यार से संवारा था। उसके सामने खेत फैला हुआ था, चारों ओर पेड़ हवा में हल्के हल्के झूम रहे थे। हर पत्ता, हर तना, उगते सूरज की हर परछाई याद दिला रही थी कि जिंदगी अभी भी जारी है और खुले जख्मों के बावजूद फिर से खिलने की गुंजाइश है। अतीत अब भी मौजूद था, लेकिन अब वह जंजीर नहीं जो उसे दर्द से बांधे रखती थी। अब मारिया समझ गई थी कि उसका हर आंसू, अपमान का हर पल उस ताकत की तैयारी भी था जो उसने अपने अंदर खोजी थी। जिस बेटे ने उसे दूर भगाया था, जिस बहू ने उसे अपमानित किया था, वे बस उस अध्याय का हिस्सा थे जो अब बंद होने वाला था। खेत, चिट्ठी, वसीयत, सब कुछ न्याय बहाल करने और आंतरिक शांति पाने के लिए षड्यंत्र रच रहे थे। मैरी ने एक गहरी सांस ली और आकाश की ओर देखा। उसे किसी महान चीज से जुड़ाव का एहसास हुआ जो मानवीय पीड़ा से परे थी। सच्चा प्रेम जो जॉन के पत्र में, उसकी अपनी दृढ़ता में और उसके आसपास की प्रकृति में प्रतिबिंबित होता था, शाश्वत था। हर सुबह के साथ वह अपने भीतर विश्वास, आशा और इस निश्चय को पुनर्जीवित महसूस करती थी कि सबसे अंधकारमय क्षणों में भी एक महान योजना है जो उन लोगों की रक्षा और देखभाल करती है जो अपने हृदय को शुद्ध रखते हैं। वह खड़ी हुई और कुएं की ओर चली गई और साफ पानी को सूरज की रोशनी में चमकते हुए देखने लगी। मारिया मुस्कुराने लगी, एक ऐसी मुस्कान जो सिर्फ खुशी की नहीं बल्कि अन्याय, दर्द और विश्वासघात पर जीत की थी। यह उस व्यक्ति की मुस्कान थी जो यह समझता है कि प्यार, परीक्षा और दुर्व्यवहार के बावजूद खोता नहीं। यह शक्ति लचीलेपन और बुद्धिमत्ता में बदल जाता है। एक प्रतीकात्मक भाव से मैरी ने जॉन का पत्र अपनी छाती से लगा लिया, आंखें बंद कर लीं और एक मौन प्रार्थना बुदबुदाई। शब्दों को सुनने की जरूरत नहीं थी। हर शब्द अतीत, वर्तमान और भविष्य के बीच एक कड़ी था, इस बात की पुष्टि कि जीवन चलता रहता है और समय सबसे सटीक न्यायाधीश है। उसने अपने पति की उपस्थिति, उस प्रेम को महसूस किया जिसने हमेशा उसका मार्गदर्शन किया, उस आत्मा को जिसने उसे सहारा दिया। और उस क्षण उसने समझा कि सच्चा न्याय केवल मानवीय नियमों से ही नहीं बल्कि ईश्वरीय सत्य और निस्वार्थ प्रेम के सार के साथ एक रूपता से भी आता है। हवा दूर से पत्तों की सरसराहट की आवाज ला रही थी जो उसे याद दिला रही थी कि प्रकृति भी उसकी जीत का गवाह बन रही है। खेतों में भोर ताजी हवा, पक्षियों का चहचहाना, सब कुछ पुनर्जन्म का प्रतीक बन रहा था। अतीत का दर्द शक्ति और बुद्धि के विकास के लिए जरूरी था, अपमान गरिमा की पुष्टि के लिए और अन्याय सच्चे न्याय के प्रकटीकरण के लिए। मारिया उस पुराने लकड़ी के घर की ओर चली गई जिसकी अब धीरे धीरे मरम्मत हो रही थी
और उसने खिड़कियां खोल दीं, जिससे हर कमरे में रोशनी भर गई। सूरज की हर किरण मानो उसकी आत्मा को छू रही थी, न सिर्फ उसकी भौतिक संपत्ति को, बल्कि उसके दिल के भीतरी हिस्से को भी रोशन कर रही थी। जो कुछ भी कभी परित्यक्त और लाचारी जैसा लगता था, अब आशा, विश्वास और फिर से शुरुआत करने की क्षमता में बदल गया था। उसे एक पल के लिए रॉबर्टो और वैनेसा की याद आई। उसे दुख तो हुआ, लेकिन नफरत नहीं। जिंदगी ने उसे सिखाया था कि नाराजगी और बदला लेने से शांति नहीं मिलती। सिर्फ सत्य की पहचान और न्याय और ईश्वरीयता से जुड़ाव ही आत्मा का पुनर्निर्माण कर सकता है। और मारिया दर्द से मिले अपने प्यार और ज्ञान के साथ खुद को पूर्ण महसूस कर रही थी। जिंदगी ऐसी ही है जो, तो उसने धीरे से कहा, कभी कभी यह हमें अकेला छोड़ देती है, लेकिन जब हम सच्चे प्यार और समय के न्याय पर भरोसा करते हैं तो यह हमें कभी नहीं छोड़ती। उसके लगाए फूल सुबह की कोमल रोशनी में खिलने लगे थे। हर पंखुड़ी याद दिला रही थी कि धैर्य, दृढ़ता और विश्वास किसी भी बुराई पर विजय पा सकते हैं। वह खेत, जो कभी सज्जा सा लगता था, अब आजादी और एक नई शुरुआत की संभावना का प्रतीक था। मारिया को लगा कि आखिरकार वह विश्वासघात और तिरस्कार के बोझ से मुक्त होकर गहरी सांस ले सकती है। कथा के साथ साथ दर्शक एक संपूर्ण परिवर्तन का अनुभव करते हैं। परिवेश, प्रतीक, वातावरण और मारिया का एक आलाप उन्हें समापन और मुक्ति की अनुभूति कराते हैं। अस्वीकृति और अपमान से शुरू हुई यह कहानी आशा, ईश्वर से पुनः जुड़ाव और पीड़ा से परे प्रेम की पुनः पुष्टि के साथ समाप्त होती है। मारिया आखिरकार जोआओ का पत्र हाथ में लिए बरामदे में बैठ गई और सूरज को क्षितिज से ऊपर उगते हुए देखने लगी। उसने एक गहरी सांस ली, हवा को अपने चेहरे पर महसूस किया और एक आखिरी वाक्य बुदबुदाया, जो मानो धरती और आसमान के बीच तैर रहा हो। जॉन, समय ही सही न्याय करता है और सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। उसके बाद जो सन्नाटा छा गया वह खाली नहीं था, वह पूर्ण था, शांति और निश्चय से भरा हुआ। देहात में भोर पवित्रता, पुनर्स्थापित विश्वास और एक नई शुरुआत का अंतिम प्रतीक बन गई। मैरी ने चारों ओर देखा और महसूस किया कि उसे अपनी गरिमा, अपनी शक्ति और उस सच्चे प्रेम की स्मृति के अलावा और कुछ नहीं चाहिए जिसने उसके जीवन का मार्गदर्शन किया था। कहानी का अंत इस तरह हुआ, जो बुराई जीतती हुई प्रतीत हो रही थी वह अपने रचयिता के पास लौट आती है, न्याय होता है और नायक को न केवल भौतिक विजय मिलती है, बल्कि सबसे बढ़कर आध्यात्मिक मेल मिलाप भी मिलता है। दर्शक राहत, आशा और प्रेरणा का अनुभव करते हैं। सबसे बड़े विश्वासघात के बावजूद जीवन उन लोगों को पुरस्कृत कर सकता है जो अपना हृदय शुद्ध रखते हैं और समय पर भरोसा करते हैं। चिड़ियों का चहचहाना तेज हो गया और सूरज की तेज रोशनी ने खेत को सुनहरी रोशनी से नहला दिया। मारिया खड़ी हुई, घर के गेट तक गई और एक पल के लिए उस रास्ते को देखा जो उसे यहां लाया था। मुश्किल, दर्दनाक, लेकिन जरूरी। वह मुस्कुराई। यह सिर्फ जीत की मुस्कान नहीं थी, यह उस व्यक्ति की मुस्कान थी जिसने शांति, न्याय और सच्चा प्यार पाया था, वह भी उस सुबह के सन्नाटे में जिसने जीवन के एक नए चक्र की शुरुआत की थी। कथा का काल्पनिक कैमरा धीरे धीरे झूम आउट कर सकता है। मारिया को खेत के बीचों बीच, हाथ में पत्र लिए, पेड़ों, फूलों और उगते सूरज से घिरा हुआ दिखा सकता है। मधुर, चिंतनशील संगीत आध्यात्मिक मनोदशा को और भी ऊंचा कर देता है और दर्शकों को लगता है कि कहानी हालांकि दर्द से भरी है, प्रकाश, नए विश्वास और आशा के साथ समाप्त होती है। मरियम की आखिरी सांस, जॉन का आखिरी शब्द और भोर की चमक इस बात का प्रतीक है कि जीवन विपत्ति में भी उन लोगों के लिए न्याय और प्रेम सुरक्षित रखता है जो सच्चे, ईमानदार और धैर्यवान हैं। कहानी न केवल बदले की कहानी या न्याय की वापसी के रूप में समाप्त होती है, बल्कि विश्वास, दृढ़ता और मातृ प्रेम और सभी बाधाओं को पार करने वाले सच्चे प्रेम की अटूट शक्ति का एक सबक भी है। अगर आप होते तो क्या आप उस बेटे को माफ कर पाते जिसने जिंदगी भर के प्यार और त्याग के बाद आपको घर से निकाल दिया? एक मां का प्यार किस हद तक होता है? अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो अपनी प्रतिक्रिया दें पसंद, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे प्रेम और न्याय पर विचार करने की आवश्यकता है, और यह न भूलें चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह की और अधिक रोमांचक और प्रेरणादायक कहानियों का अनुसरण करने के लिए। अब खेत का सन्नाटा अलग लग रहा था। अब वह घोर एकांत का दम घोंटने वाला सन्नाटा नहीं था। हवा में कुछ था, एक उत्सुकता, मानो वह जगह खुद ही दशकों से छिपे रहस्यों को उजागर करने वाली हो। मारिया दास ग्रास अभी भी हिली हुई ने फैसला किया कि वह अब दर्द और अपमान की दया पर बैठी नहीं रह सकती। वह जिस जीवन को जानती थी वह छिन गया था,
लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा था जो जारी रखने, हार न मानने पर अड्डा था। वह घर के कमरों में घूमने लगी, धूल झाड़ती, मकड़ी के जाले हटाती और पुराने फर्नीचर को व्यवस्थित करती। हर एक हरकत भारी थी, लेकिन एक मकसद भी था, अपनी जिंदगी पर फिर से नियंत्रण पाना, भले ही माहौल कितना भी जर्जर और प्रतिकूल क्यों न हो। जब वह मास्टर बेडरूम का फर्श साफ कर रही थी तो उसके हाथ एक अनोखी चीज लगी। एक डीले तख्ते के नीचे छिपी एक छोटी सी लकड़ी की चीज। उत्सुकतावश मारिया ने बड़ी मुश्किल से तख्ता उठाया तो एक लकड़ी का बक्सा निकला जो बहुत पहले भूला हुआ लग रहा था। मारिया का दिल तेजी से धड़क रहा था। उस पल में कुछ जादुई और डरावना था। क्या वो बस एक पुरानी चीज थी जो समय के साथ भुला दी गई थी, या ये एक संकेत था कि सब कुछ खो नहीं गया है? उसने सावधानी से बक्सा खोला। अंदर एक लिनेन के कपड़े में लिपटा हुआ उसे एक चिट्ठी और एक बड़ा भारी दस्तावेज मिला जो समय के साथ पीला पड़ गया था। एक वसीयत। मारिया के हाथ कांप रहे थे, लेकिन डर से नहीं, वे उत्सुकता से कांप रहे थे। एक ऐसी उम्मीद से जो इतने दिनों की बेबसी के बाद नामुमकिन सी लग रही थी। उसने सबसे पहले पत्र उठाया और उस पर लिखी जानी पहचानी लिखावट पहचान ली। उसके दिवंगत पति जोआओ की, जिनका वर्षों पहले दुखद निधन हो गया था। शब्द कागज से उस ताकत के साथ उछल रहे थे जो किसी ऐसे व्यक्ति से गहरा प्यार करती है और जिसे मृत्यु के बाद भी बचाए रखने की इच्छा रखती है। मारिया, मेरी प्यारी, अगर तुम यह पत्र पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि हमारी योजनाओं को गुप्त रखना जरूरी था। हमारे पास जो कुछ भी है, हमारे जीवन का हर टुकड़ा, उस पर तुम्हारा हक है। अपनी रक्षा करो। हमने जो कुछ साथ मिलकर बनाया है उसका ध्यान रखो और न्याय और प्रेम के नाम पर जो तुम्हारा है उसे किसी और को तुमसे छीनने मत दो। मारिया के चेहरे पर आंसू बहने लगे। घर से निकाले जाने के बाद पहली बार उसने अपने अंदर शक्ति और गर्मजोशी की लहर महसूस की। वह अकेली नहीं थी। जिस पति को उसने खोया था वह उसकी अनुपस्थिति में भी उसकी रक्षा करता रहा। यह पत्र शब्दों से कहीं अधिक का प्रतीक था। यह उस प्रेम का प्रतीक था जो मृत्यु से परे है, उस समर्पण का जो समय और स्थान से परे है। फिर मैरी ने वसीयत ले ली। उसमें जोआओ ने स्पष्ट कर दिया कि शहर में घर, अपनी जमा पूंजी और यहां तक कि परित्यक्त खेत सहित सारी संपत्ति मारिया की है। रॉबर्टो ने वर्षों पहले जिस हस्तांतरण का अनुरोध किया था वह पूरी तरह से प्रशासनिक और कर उद्देश्यों के लिए किया गया था, इस पूर्ण विश्वास के साथ कि उसका बेटा कभी भी अपनी मां के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाएगा। हालांकि अब वसीयत ने बिना किसी संदेह के साबित कर दिया कि सब कुछ हमेशा से मारिया का था। अन्याय का बोझ दृढ़ संकल्प में बदलने लगा। निकाले जाने का दर्द अभी भी बना हुआ था, लेकिन अब उस क्रूर नियति को पलटने का एक रास्ता था जो थोपी हुई लग रही थी। मारिया ने गहरी सांस ली, अपने आंसू पोंछे, अपने शरीर की हर मांसपेशी को इस विश्वास के साथ मजबूत होते हुए महसूस किया कि अब संतुलन लौटने वाला है। वह जानती थी कि वह अकेले ऐसा नहीं कर सकती। उसे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो उन शब्दों को कानूनी कार्रवाई में बदल सके, कोई ऐसा व्यक्ति जो उस न्याय को बहाल कर सके जो समय ने उसे आने दिया था। मारिया ने एक भरोसेमंद वकील से संपर्क किया और उसे सब कुछ समझाया। निष्कासन, अपने बेटे और बहू का रुखापन और सबसे बढ़कर अपने पति द्वारा छोड़े गए अकाट्य सबूत पेश किए। अगले हफ्ते तनावपूर्ण रहे। मारिया को न सिर्फ कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ा, बल्कि उन यादों, विश्वासघात के दर्द और पिछले दिनों के अकेलेपन से भी जूझना पड़ा। वकील के दफ्तर का हर दौरा, हर दस्तावेज पर हस्ताक्षर, अधिकारों और विरासत के बारे में हर बातचीत उसे याद दिलाती थी कि जिंदगी क्रूर हो सकती है, लेकिन सच्चाई और न्याय उसके साथ थे। इस बीच रॉबर्टो ऐसे जीता रहा मानो कुछ हुआ ही न हो। उसे वेनेसा की बेरुखी पर भरोसा था और उसे यकीन था कि मारिया हालात को बदलने का कोई रास्ता नहीं निकाल पाएगी। लेकिन उसने दुनिया की सबसे ताकतवर चीज को नजरअंदाज कर दिया, सच्चाई और एक मां की ताकत जिसे धोखा दिया गया था। लेकिन अब उसे पता चल गया है कि वह बिना सुरक्षा के नहीं है। प्रक्रिया आगे बढ़ी, दस्तावेज पेश किए गए, सबूतों का विश्लेषण किया गया और अंततः निर्णय आया। घर, बचत और खेत पूरी तरह से मारिया के थे और उसके बेटे द्वारा उसकी सहमति के बिना किया गया कोई भी हस्तांतरण अमान्य था। वर्षों के अपमान का बोझ धीरे धीरे कम होने लगा। खेत, जो कभी परित्याग और पीड़ा का प्रतीक था,
अब पुनर्निर्माण का एक अवसर बन गया था, एक ऐसी जगह जहां मारिया अपने जीवन पर नियंत्रण रख सकती थी और अपनी खोई हुई गरिमा वापस पा सकती थी। जब यह खबर रॉबर्टो और वैनेसा तक पहुंची तो दंपत्ति के बीच पहले से व्याप्त ठंडक धीरे धीरे कम होने लगी। जिस पत्नी ने मारिया पर इतना दबाव डाला था, उसे पहली बार एहसास हुआ कि उन्होंने जो बुराई बोई थी वह न केवल वापस लौट रही थी, बल्कि उसके तुरंत परिणाम भी मिलने लगे थे। रॉबर्टो, जो बिना सोचे समझे लिए गए फैसले पर निर्भर था, इस बदलाव के सामने खुद को असहाय पा रहा था। वह सब कुछ जिसे वह सुरक्षित और स्थायी मानता था बिखरने लगा। दूसरी ओर मारिया ने इस जीत को चुपचाप और गहराई से महसूस किया। यह सिर्फ एक भौतिक जीत नहीं थी, यह उसके मूल्य, उसकी गरिमा और उस प्रेम की पुनः पुष्टि थी जो कभी डगमगाया नहीं। खेत में उसका हर कदम, हर कमरा जिसे उसने पुनर्व्यवस्थित किया, हर दीवार जिसे उसने साफ किया, वह भी उसके आत्मसम्मान और उस सम्मान को पुनः प्राप्त करने की दिशा में एक प्रतीकात्मक कदम था जिसकी वह हमेशा से हकदार थी। खेत, जो पहले वीरान और प्रतिकूल लग रहा था, अब बदलने लगा था। मारिया ने घर को व्यवस्थित किया, छोटे से बगीचे की देखभाल की, कुएं की सफाई की और बिजली की व्यवस्था की। हर छोटा सा काम एक संदेश था। उसे मजबूत होने के लिए किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं थी, न ही अपने कृतघ्न बेटे को सम्मान से जीने के लिए। रॉबर्टो के लिए उसका प्यार अब भी बरकरार था, लेकिन अब यह इस एहसास के साथ संतुलित था कि सम्मान और न्याय की उपेक्षा नहीं की जा सकती। ईश्वरीय न्याय चुपचाप लेकिन प्रभावी ढंग से प्रकट हुआ प्रतीत हुआ। रॉबर्टो, जो मानता था कि वह अपनी मां को अपनी पत्नी की पसंद के अनुसार ढाल सकता है, को एहसास हुआ कि उसकी अपनी दुनिया बिखर रही है। उसकी पत्नी, जो पहले इतनी अधिकारपूर्ण और चालाक थी, मारिया द्वारा अपने भीतर खोजी गई शक्ति से परेशान होकर उससे दूरी बनाने लगी। वैनेसा को एहसास हुआ कि अब वह उस महिला के भाग्य को नियंत्रित नहीं कर सकती जिसे उसने अपमानित करने की कोशिश की थी, और इससे उसकी अपनी भावनात्मक सुरक्षा में दरार पड़ गई। मारिया को शांति की एक लहर महसूस हुई जब उसे एहसास हुआ कि जिंदगी कभी कभी अन्याय को सही करने के लिए सही मौके का इंतजार करती है। दर्द, हालांकि अभी भी मौजूद था, उसकी जगह अब ताकत और स्पष्टता ने ले ली थी। उसने जो प्यार इतनी बार झेला था वह लचीलेपन में बदल गया था। जिस तिरस्कार का उसने सामना किया था वह एक सीख बन गया था, और अपमान, जो अब पलट गया था, ने उसकी लड़ने और खुद को मुखर करने की क्षमता को मजबूत किया था। जोआव का पत्र हमेशा उसके करीब रहा, मारिया को याद दिलाता रहा कि वह अकेली नहीं है और जीवन भर के त्याग हमेशा याद रहते हैं। उसके पति द्वारा लिखे गए हर शब्द उसके मन में गूंजते रहे। सुरक्षा, प्रेम, न्याय, ऐसे शब्द जो समय से परे हैं और उसके द्वारा अनुभव की गई हर चीज को अर्थ देते हैं। जब वह आखिरकार खेत की मेज पर बैठी, ऊंची घास के पार फैले क्षितिज को निहारते हुए, मारिया ने गहरी सांस ली। सूरज की रोशनी धीरे धीरे जमीन पर पड़ रही थी, मानो प्रयासों और न्याय की बहाली को पहचान रही हो। जिस मां को कभी बेदखल, अपमानित और बदनाम किया गया था, उसे अब न सिर्फ अपनी भौतिक संपत्ति वापस मिल गई थी, बल्कि उसकी निर्णय लेने की शक्ति, उसका अधिकार और उसकी आंतरिक शांति भी वापस मिल गई थी। बदलाव पूरा हो चुका था। बुराई उन्हीं के पास लौट आई जिन्होंने उसे बोया था। वैनेसा की बेरुखी और रॉबर्टो की कायरता सच्चाई को सामने आने से नहीं रोक सकी। न्याय देर से ही सही आ ही गया था, और मारिया को पता चला कि जिस प्रेम ने हमेशा उसका मार्गदर्शन किया था, उसके साथ शक्ति, दृढ़ संकल्प और सुरक्षा भी हो सकती है। खेत पर जीवन, जो कभी एक वाक्य सा लगता था, एक नई शुरुआत का वादा बन गया, जहां हर इशारा एक याद दिलाता था कि न्याय और सत्य को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। हर बारीकी पर ध्यान देते हुए दर्शक राहत और न्याय की अनुभूति करते हैं। मारिया का दर्द गहरा था, लेकिन अंतिम जीत उससे भी ज्यादा प्रभावशाली है। सच्चा प्यार, चाहे कितनी भी अवमानना से गुजरे, कभी कम नहीं होता। यह साहस, दृढ़ता और अंततः न्याय में बदल जाता है। उस गुरुवार की सुबह की हवा भारी थी, मानो घर को ही पता हो कि कुछ अनहोनी होने वाली है। मारिया दासग्रास भारी मन से जागी। उसे एक ऐसी बेचैनी महसूस हो रही थी जिसका नाम वह नहीं बता सकती थी। कॉफी की महक अब उसे सुकून नहीं दे रही थी। हर हरकत, हर रसोई का बर्तन उसे याद दिला रहा था कि उसका घर निंदा और तिरस्कार का क्षेत्र बन गया है। सन्नाटा भेदने वाला था,
जिसमें केवल वेनेसा के गलियारे से चलने की दूर से आती आवाज ही भरी हुई थी, मानो उसका हर कदम आने वाली बात की चेतावनी दे रहा हो। जब वेनेसा सूटकेस लेकर रसोई में आई तो मारिया को लगा जैसे दुनिया का सारा बोझ उसके कंधों पर आ गया हो। न कोई मुस्कान थी, न कोई शिष्टाचार, बस एक सोची समझी ठंडक जो मानो उसके आसपास की हवा को जमा रही थी। जिपर वाला और आकार में मामूली सा सूटकेस न सिर्फ शारीरिक बदलाव का प्रतीक था, बल्कि मारिया के उस बेटे के जीवन से पूरी तरह अलग थलग होने का भी प्रतीक था, जिसे उसने इतने त्याग से पाला था। यह बरसों के समर्पण का मूर्त रूप था जो अब कुछ चीजों तक सिमट गया था, एक लगभग क्रूर प्रतीकात्मक भाव। मारिया का जीवन एक वस्तु में सिमट गया था, एक अवशेष जिसे उस जगह से हटाना जरूरी था जो कभी उसकी थी। आंटी मारिया, मैं यह आपके लिए लाई हूं ताकि आप अपना सामान व्यवस्थित करना शुरू कर सकें, वेनेसा ने कहा। उसकी आवाज जितनी हल्की थी उतनी ही घातक भी, मानो वह कोई एहसान कर रही हो, जबकि वास्तव में ऐसा कोई एहसान था ही नहीं। मारिया ने बर्तन धोना बंद कर दिया। उसके गर्म हाथों से पानी टपक रहा था, हर बूंद चाकू जैसी लग रही थी। दशकों से उसके साथ चली आ रही रस्म अब खोखली, लगभग बेतुकी लग रही थी। वह अपनी आंखों से आंसुओं को बहने से नहीं रोक पा रही थी, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। दर्द में भी गरिमा थी और मारिया अभी भी थोड़ा नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश कर रही थी। मुझे रॉबर्टो से बात करनी है, उसने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। वह हताश न लगने की कोशिश कर रही थी, हालांकि उसके हर शब्द से हताशा झलक रही थी। वेनेसा ने अधीरता से भौहें चढ़ाईं, मानो यह साधारण अनुरोध उसकी नियोजित दिनचर्या में एक कष्टप्रद बाधा थी। रॉबर्टो ने मुझसे इस बारे में पहले ही बात कर ली है, आंटी मारिया। फैसला हो चुका है। आपके पास रविवार तक का समय है तैयारी करने के लिए। 3 दिन काफी समय है, आपको नहीं लगता? वेनेसा ने सूटकेस खोलते हुए मारिया के कुछ कपड़े लगभग तिरस्कार से काउंटर पर फेंकते हुए कहा, मानो वे कोई बेकार चीजें हों। मारिया का दिल जोर से सिकुड़ गया। रविवार, घर छोड़ने के 3 दिन, अपने बेटे को त्यागने के, सबके लिए बेहतर विकल्प के रूप में छिपे विश्वासघात को स्वीकार करने के। उसने गहरी सांस ली, कुछ ताकत, कोई शब्द ढूंढने की कोशिश की जो उस अपरिहार्य लगने वाली घटना को रोक सके, लेकिन कोई भी शब्द वेनेसा की सोची समझी ठंडक या उसके बेटे की निष्क्रियता को दूर नहीं कर सका। इसी बीच दरवाजे पर दस्तक हुई और किसी के आने का संकेत मिला। डोना कारमेन, जो एक पड़ोसी और पुरानी दोस्त थी, पड़ोस में पहले से ही फैल रही अफवाहों को लेकर चिंतित थी। मारिया, मैं ये देखने आया था कि सब कुछ ठीक है या नहीं। मैंने कुछ टिप्पणियां सुनी, उसने कहा। उस जगह में प्रवेश करते हुए जो अब छोटी और शत्रुतापूर्ण लग रही थी, मानो घर ही उसकी मां के खिलाफ साजिश कर रहा हो। वेनेसा ने एक बनावटी मुस्कान के साथ दरवाजा खोला और अपनी खुशी जाहिर की, जिसे मारिया जानती थी कि वह पाखंडी थी। नमस्ते श्रीमती कारमेन, मुझे बहुत खुशी है कि आप आईं। हम बस अपनी खुशखबरी साझा कर रहे थे। चाची मारिया ग्रामीण इलाके में फार्म में जा रही हैं, एक नया, अधिक शांतिपूर्ण जीवन। डोना कारमेन ने मारिया की तरफ देखा और अपनी दोस्त की आंखों में दर्द को तुरंत भांप लिया। उसकी बनावटी मुस्कान और दिखावटी शब्द असल में जो हो रहा था उसे छिपा नहीं पा रहे थे। मारिया, मेरी प्यारी, क्या यह सच है? डोना कारमेन ने अविश्वास से भरी आवाज में पूछा। मारिया को अपने गले में गांठ महसूस हुई। आंसू ने अंततः उस अवरोध को तोड़ दिया जिसे वह बनाए रखने की कोशिश कर रही थी। यह सच है, उसने फुसफुसाते हुए कहा, लगभग बिना आवाज के, लेकिन यह उस अपमान की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त था जो उस पर उतर रहा था। वेनेसा ने उस क्षण पर हावी होने वाले व्यक्ति की सामान्य शीतलता के साथ कहा। रॉबर्टो ने सोचा कि उसके लिए अपना खुद का घर होना बेहतर होगा, है ना रॉबर्टो? रॉबर्टो, जो पास ही खड़ा था, कठिनाई से बुदबुदाया। यह अपनी मां की ओर देखने का साहस न होना, दर्द भरे माहौल में उसकी आवाज लगभग गायब हो जाना। मारिया को अपमान की गहरी चोट का एहसास हुआ। उसने अपने बेटे के लिए जो कुछ भी किया था, जो कुछ भी त्याग किया था, वह अब एक व्यावहारिक, ठंडे और सोचे समझे फैसले में सिमट गया था। दशकों से उसके बिना शर्त वाले मातृत्व प्रेम की जगह सुविधा और तिरस्कार ने ले ली थी। जब रॉबर्टो ने अंततः कहा, रविवार को मैं तुम्हें खेत पर ले चलूंगा, यह वाक्य आधिकारिक हो गया। मारिया के पास अपने त्याग को स्वीकार करने के लिए 3 दिन थे, ये समझने के लिए 3 दिन कि उसने इतनी मेहनत से जो जिंदगी बनाई थी वह अब उसके हाथों से छिनने वाली है। खेत की ओर जाने वाला रास्ता खामोश था। मारिया खिड़की से बाहर देख रही थी। शहर धीरे धीरे घने जंगल और कच्ची सड़कों में तब्दील होता जा रहा था।
हर किलोमीटर के साथ अकेलेपन और बेबसी का एहसास बढ़ता जा रहा था। सड़क का हर मोड़ उस बेटे से भावनात्मक अलगाव का प्रतीक लग रहा था जिसे उसने पाला था। वह बेटा जो अब किसी और दुनिया का, आधुनिकता, सतही आराम और सोची समझी ठंडक की दुनिया का हिस्सा लग रहा था। जब वे खेत पर पहुंचे तो हकीकत ने उन्हें बेरहमी से मारा। जुआओं ने जो संपत्ति विरासत में छोड़ी थी वह वीरान पड़ी थी। उसमें जंगली झाड़ियां उगाई थीं। उसका दरवाजा जंग खाकर गिर गया था। लकड़ी का घर समय और उपेक्षा से जर्जर हो गया था। वह जगह जो एक शरणस्थली हो सकती थी अब निर्वासन और अस्वीकृति के प्रतीक से ज्यादा कुछ नहीं लग रही थी। रॉबर्टो ने ट्रंक खोला और मारिया का सूटकेस निकाला और उसे फर्श पर इस तरह फेंक दिया जैसे उसकी अपनी मां कोई भारी बोझ हो जिसे हिलाया जाना हो। चाबी उस चट्टान के नीचे है, उसने बिना किसी भावना के कहा। कुआं पीछे है, उसमें एक हैंडपंप है जो अभी भी काम कर रहा है। मारिया घर की ओर चल पड़ी। हर कदम भारी लग रहा था। अकेलेपन का बोझ उसे कुचलता हुआ महसूस हो रहा था। अंदर धूल जमी हुई थी, कोनों में मकड़ी के जाले लटक रहे थे और पुराने फर्नीचर पर फफूंद लगी चादरें बिछी थीं। हर कमरे में फफूंद और उपेक्षा की गंध फैली हुई थी जिससे जगह और भी ज्यादा अप्रिय लग रही थी। रॉबर्टो, यहां रहने लायक जगह नहीं है, उसने कहा। उसकी आवाज भर्रा गई। अविश्वास उमड़ आया। तुम सफाई कर सकते हो, व्यवस्थित कर सकते हो, कुछ ठीक कर सकते हो। रॉबर्टो ने अपनी जेब से 200 रैंड निकाले और उसे पुरानी मेज पर रख दिया, जो लगभग अपमानजनक इशारा था। उन्होंने व्यावहारिक दिखने की कोशिश करते हुए कहा, इससे फिलहाल मदद मिलेगी। मारिया ने पैसों को देखा, घोर अपमान का बोझ महसूस कर रही थी। 200 रैंडी डॉलर, दशकों के त्याग का फल, अब इतनी बड़ी रकम में सिमट गया है कि 2 हफ्ते भी नहीं चल पाएंगे। हर पैसा मानो उसकी पूरी जिंदगी का मजाक उड़ा रहा हो। हर सिक्का याद दिला रहा हो कि उसने जो प्यार दिया था उसका तिरस्कार किया गया है और उसकी जगह सुविधा ने ले ली है। उसने बोलने की, मिन्नतें करने की, अपने पाले हुए बेटे में जरा भी इंसानियत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन रॉबर्टो अपनी मां की मिन्नतों के प्रति उदासीन, अविचल, दृढ़ खड़ा रहा। वेनेसा अपनी तरफ से उसके पीछे एक ठंडे साए की तरह खड़ी रही, यह सुनिश्चित करते हुए कि मारिया उसके बहिष्कार की गंभीरता को समझे। उनके बीच का सन्नाटा घुटन भरा था, जिसे केवल टूटी खिड़कियों से आती हवा ही भर रही थी, जो मारिया को याद दिला रही थी कि खेत के हर कोने में देखभाल और स्नेह का अभाव है। वह जीवन जिसे वह जानती थी बिखर गया था। उसकी जगह एक बेपरवाह दिनचर्या और एक ऐसे अकेलेपन ने ले ली थी जिसने खुशी और त्याग की हर याद को कुचल दिया था। जैसे जैसे मारिया कमरों में घूम रही थी, कुछ ऐसा ढूंढ रही थी जो उसे सुकून दे सके। उसे एहसास हुआ कि यह सुनसान, वीरान जगह अब उसका अस्थायी घर होगी। उसकी बहू का ठंडापन, उसके बेटे की निष्क्रियता, भावनात्मक परित्याग, सब कुछ उसे पूरी तरह से असहाय महसूस करा रहा था। मां का प्यार, जो कभी रॉबर्टो के जीवन की ताकत हुआ करता था, अब सुविधा और आधुनिकता के सामने बेकार लग रहा था। जिसने खून के रिश्तों की जगह व्यावहारिकता ले ली थी, उस पल की कहानी बेहद स्पष्ट और फिल्मी थी। हर हाव भाव, हर नजर, हर शब्द इस एहसास को और पुख्ता कर रहा था कि मारिया को किसी बेकार वस्तु की तरह त्याग दिया गया है और वह पूरी तरह से अपने बेटे को समर्पित जीवन के अवशेष बनकर रह गई है। त्याग के प्रतीक के रूप में जमीन पर रखा वह बैग एक गहरे भावनात्मक दर्द का भौतिक प्रतीक भी था, जिसे नजरअंदाज या कम करना नामुमकिन था। हर कदम, हर दबे हुए आंसू, अपमान के हर भाव को देखते हुए दर्शक अपनी पीड़ा को बढ़ता हुआ महसूस कर रहे थे। मारिया की बेबसी, रॉबर्टो की सहभागी चुप्पी और वेनेसा की सोची समझी ठंडक ने एक ऐसा तनाव पैदा कर दिया जो देखने वालों की रूह में उतर गया। भावुक हुए बिना, आक्रोशित हुए बिना, उस मां के लिए न्याय और सम्मान की जरूरत को महसूस किए बिना, जो वर्षों से सिर्फ प्यार और सुरक्षा के लिए जी रही थी, असंभव था। और इस तरह उस चरमोत्कर्ष दृश्य के अंत में मारिया जंगल में अकेली खड़ी रही, एक खंडहर घर से घिरी हुई। उसके हाथ में केवल कपड़ों से भरा एक सूटकेस और कुछ पुरानी तस्वीरें थीं। उसकी घोर लाचारी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन इतने अन्याय के बावजूद मात्र प्रेम की मौन शक्ति बनी रही, जिसने आगे आने वाली घटनाओं का मार्ग प्रशस्त किया। कहानी ने क्रूरता और मार्मिकता से दिखाया कि प्रेम, विश्वासघात और तिरस्कार के बावजूद कभी पूरी तरह से गायब नहीं होता। यह रूपांतरित करता है, मजबूत करता है और आने वाले जीवन और सत्य के प्रतिशोध के लिए तैयार करता है। मारिया दास ग्रास की जिंदगी बदलने वाली उस सुबह के बाद के दिन मानो किसी बुरे सपने की क्रूर पुनरावृत्ति,
लग रहे थे जिससे वह जाग ही नहीं पा रही थी। घर का हर कोना, जो कभी हंसी, गले मिलने और छोटी छोटी जीतों की यादों से गुंजायमान रहता था, अब ठंडा, अजीब, लगभग शत्रुतापूर्ण लग रहा था। रसोई, जहां उसने 3 दशकों से भी ज्यादा समय तक कॉफी बनाई थी, अपमान का एक खामोश इलाका बन गई थी। ताजी कॉफी की खुशबू अब सुकून नहीं देती थी। मारिया का हर हाव भाव बेमेल लग रहा था, मानो अब वह उस घर की हकदार नहीं रही जिसे उसने इतने त्याग से बनाया था। 6 महीने पहले आई बहू वेनेसा मारिया की दिनचर्या को छोटी छोटी भावनात्मक यातनाओं में बदलने में आनंद लेती थी। हर शब्द, हर हाव भाव, हर नजर में तिरस्कार का भाव था। आंटी मारिया, वेनेसा ऐसे कहती मानो वह कोई घुसपैठियां हो, कोई अस्थाई मेहमान हो जिसे वहां रहने का कोई अधिकार ही न हो। मारिया ने धीरे से, धैर्य से जवाब देने की कोशिश की, लेकिन हर आंटी मारिया एक वाक्य सा लगता। मां और बेटे के बीच भावनात्मक दूरी हर पल बढ़ती जा रही थी। आंटी मारिया, मैं रसोई में कुछ सामान व्यवस्थित करने जा रही हूं, वेनेसा ने एक सुबह बर्तनों पर उंगलियां फेरते हुए कहा, मानो वह मारिया की मौजूदगी को कमरे से मिटा देना चाहती हो। और कृपया एस्प्रेसो मशीन को मत छूइए, वह एक महत्वपूर्ण जगह पर है। मारिया ने आह भरी और हर शब्द का भार महसूस करते हुए चली गई। घर मानो उसके खिलाफ साजिश रच रहा था। फर्नीचर, पेंटिंग, पर्दे, सब कुछ मानो बदल गया हो, मानो घर ने अपना सार खो दिया हो और बस अहंकार और ठंडेपन का मंच बन गया हो। मारिया का हर कदम उसे याद दिलाता था कि अब उस साधारण प्यार, उस रोजमर्रा के स्नेह के लिए जगह नहीं रही जो वह हमेशा देती थी। अब हर चीज आधुनिक, तेज, हवाईयक्तिक होनी चाहिए। अतीत की यादें और भी भारी हो गईं। मारिया को वो सुबह याद आईं जब रॉबर्टो, जो अभी भी बच्चा था, बिखरे बालों के साथ रसोई में दौड़ता हुआ आता था और ब्रेड, मक्खन और कॉफी मांगता था, जो उसने बड़ी सावधानी से कपड़े की छलनी में बनाई थी। परोसा गया हर कप मौन प्रेम का एक उदाहरण था। धैर्य से तैयार किया गया हर भोजन पूर्ण समर्पण का प्रतीक था। और अब इतालवी एस्प्रेसो मशीन और ठंडे शब्दों के सामने, जो वर्षों के त्याग को केवल अर्थहीन भावों में बदल देते थे, ये सब निरर्थक लग रहा था। एक दोपहर, जब मारिया बर्तन सिंक में रख रही थी, वेनेसा उसके पास से गुजरी। उसके जूते रसोई के फर्श पर धातु की तरह टकरा रहे थे और उसने सहजता से कहा, यह घर 3 वयस्कों के लिए बहुत छोटा है, क्या आपको नहीं लगता रॉबर्टो? मारिया को अविश्वास का एक गहरा दर्द महसूस हुआ। उसने बर्तन हिलाना बंद कर दिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लगभग सीने से बाहर निकल रहा था। वे शब्द सिर्फ एक टिप्पणी नहीं थे, वे एक वाक्य थे। बहिष्कार का, मौन अस्वीकृति का, अस्वीकृति का। वह घर जो प्यार, सुरक्षा और यादों का घर था, अब एक विवादित क्षेत्र बन गया था, जहां मारिया के हर हाव भाव को मापा जाता था, परखा जाता था और अक्सर तिरस्कार किया जाता था। रॉबर्टो, जो अब तक चुप था और दूसरी ओर देख रहा था, अंततः बोला, मां, हमें इस बारे में बात करनी होगी। मारिया ने उसकी तरफ देखा, उस बेटे को देखने की उम्मीद में जिसे उसने पाला था, वो लड़का जो हर रोज उसकी बाहों में दौड़ता था, वो आदमी जिसने हमेशा उसके लिए किए गए त्यागों को कभी न भूलने का वादा किया था। लेकिन उसे जो नजर मिली वो ठंडी, दूर की थी, मानो सहानुभूति को सुविधा के लिए बेच दिया गया हो। मां, यह घर 5 साल से मेरे नाम पर है, रॉबर्टो ने दृढ़ता से कहा। याद है, जब मैं ग्रेजुएट हुआ था, तब हमने इसे ट्रांसफर कर दिया था। मारिया को अपनी छाती में एक तेज दर्द महसूस हुआ। उसे वह दिन अच्छी तरह याद था। उसे याद था कि उसने अपने बेटे पर पूरा भरोसा किया था, यह मानते हुए कि सब कुछ परिवार की सुरक्षा के लिए किया गया था, कि आपसी विश्वास ही सब कुछ का आधार होगा। अब वही शब्द जो उनकी एकता का प्रमाण होने चाहिए थे, एक मौन आरोप की तरह लग रहे थे। मारिया, तुमने बहुत ज्यादा भरोसा किया, अब तुम अकेली हो। रॉबर्टो, क्या तुम कह रहे हो कि तुम मुझे मेरे ही घर से दूर रखना चाहते हो? मारिया ने अपने बेटे की ठंडक के सामने दृढ़ रहने की कोशिश करते हुए अपनी आवाज तोड़ते हुए पूछा। मैं किसी को दूर नहीं कर रहा, मां, उसने तटस्थ रहने की कोशिश करते हुए जवाब दिया। मैं तो बस एक विकल्प दे रहा हूं। रॉबर्टो का स्वर इतना दूर और यांत्रिक, मानो किसी ब्लेड से कट रहा हो। मारिया को अविश्वास का एहसास हुआ। उसके सीने में दर्द और गुस्से का मिश्रण जल रहा था। उसने समझने की कोशिश की, प्यार का कोई संकेत, लिहाज का कोई अंश ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे बस ठंडक और उदासीनता ही मिली। वेनेसा को लगा कि मारिया में अभी भी आशा की सांस है। उसने कहा, आंटी मारिया, आइए यथार्थवादी बने। रॉबर्टो और मैं अपना परिवार शुरू करना चाहते हैं,
हम अब दूसरों को खुश करने के बारे में सोचकर नहीं जी सकते। हमें एकांत और जगह चाहिए। वेनिसा का हर शब्द एक खामोश प्रहार था, मारिया की मौजूदगी को मिटाने की, उसके अस्तित्व को गौण बनाने की एक कोशिश। वह पुराना घर जो इतने सालों के समर्पण और प्यार का प्रतीक था, अब बहिष्कार और अवमूल्यन का प्रतीक बन गया था। हर दीवार, हर फर्नीचर, हर बर्तन मानो चीख रहा था, अब तुम्हारा यहां कोई स्थान नहीं रहा। मारिया ने बोलने की कोशिश की, उस जगह पर अपना स्वाभाविक अधिकार वापस पाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज लड़खड़ा गई। शब्द बाहर आने से पहले ही खो गए। उसे घेरे हुए ठंडेपन और तिरस्कार ने निगल लिया। उसने रॉबर्टो की तरफ देखा। उम्मीद थी कि कोई बचाव मिल जाए, कोई दिलासा देने वाला शब्द, एक याद दिलाने वाला कि अभी भी कुछ बंधन हैं जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन उसका बेटा एस्प्रेसो मशीन से कप उठाते हुए नजरें फेर रहा था, मानो किसी अवैयक्तिक वस्तु को छू रहा हो, न कि अपनी मां के साथ अपने रिश्ते को। मां, हमें अपना एक अलग स्पेस चाहिए, उसने आखिरकार कहा, मानो कोई स्क्रिप्ट पढ़ रहा हो जो उसने लिखी ही ना हो। यह सबके लिए सबसे अच्छा है। मारिया को लगा जैसे दुनिया उसके चारों ओर बिखर रही है। हर भाव, हर शब्द, हर खामोशी मानो उस अलगाव की ओर षड्यंत्र रच रही थी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। घर जो हमेशा स्वागत और प्रेम का प्रतीक रहा था, अब विवाद का क्षेत्र बन गया था, जहां अब मातृ प्रेम का कोई स्थान नहीं था। हर कोना, हर छोटी बड़ी बात उसे याद दिला रही थी कि उसके समर्पण को नजरअंदाज कर दिया गया है, कि वह सुरक्षा और स्नेह जो उसने हमेशा दिया था, अब सुविधा और ठंडेपन ने ले लिया है। आने वाले दिनों में मारिया ने खुद को ढालने की कोशिश की, लेकिन वेनेसा के साथ हर बातचीत उसके जख्म को और गहरा करती जा रही थी। छोटी छोटी बातें भी गहरे जख्म बन जाती थीं। वेनेसा का रसोई घर को फिर से सजाने का तरीका, छुपे हुए तिरस्कार से भरे शब्द और लगातार नापसंदगी भरी नजरें। मारिया उस जगह में खुद के अस्तित्व पर सवाल उठा रही थी, खुद को बेमेल महसूस कर रही थी, मानो जिस घर को उसने इतने प्यार से बनाया था वही उसे अपनेपन का हक नहीं दे रहा था। आंटी मारिया, क्या आप इसे व्यवस्थित करने में मेरी मदद कर सकती हैं? वेनेसा ने पूछा। उसे उत्तर की उम्मीद नहीं थी। वह बस अपनी मां की उपस्थिति को परिवार के एक सदस्य के रूप में नहीं, बल्कि एक सहायक के रूप में दर्शा रही थी। मारिया ने केवल एक बनावटी मुस्कान के साथ जवाब दिया। उसका दिल भारी था। हर कदम पर वर्षों के त्याग की अनदेखी का दर्द गूंज रहा था। हर पल, हर भाव में अविश्वास और विश्वासघात का भाव हावी था। वेनेसा की उपस्थिति लगातार याद दिलाती रही कि स्वार्थ और महत्वाकांक्षा के सामने बिना शर्त के मातृ प्रेम को भी नजरअंदाज किया जा सकता है। वह घर जो कभी खुशनुमा यादों और सुकून का ठिकाना था, अब अकेलेपन और भावनात्मक संघर्ष का अड्डा बन गया था। हर कमरा, हर बर्तन, हर कोना मारिया को याद दिलाता था कि उसने खुद को कितना कुछ दिया था और अब उसकी कितनी उपेक्षा हो रही थी। वह घर जो कभी एकता और प्रेम का प्रतीक था, अब अस्वीकृति, पीड़ा और अविश्वास का मंच बन गया था। और उस खाली जगह में झूठी मुस्कुराहटों और सोचे समझे हाव भावों के बीच मारिया को पहली बार लगा कि जिस प्यार के लिए उसने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था, उसकी अब सबसे क्रूर परीक्षा होने वाली है। उसके बेटे का भावनात्मक विश्वासघात, जिसे उसकी बहू का समर्थन प्राप्त था, आकार लेने लगा, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि यह लड़ाई सिर्फ भौतिक जगह की नहीं, बल्कि गरिमा, पहचान और सम्मान की भी होगी। दर्शकों ने हर हाव भाव, हर शब्द को सुनते हुए वेनेसा के प्रति क्रोध को उबलता हुआ, मारिया के लिए दया बढ़ती हुई और रॉबर्टो की मूक कायरता से बढ़ती हुई निराशा को महसूस किया। हर दृश्य, हर संवाद, हर नजर में वर्षों से उपेक्षित समर्पण का भार था, जो केंद्रीय संघर्ष को और मजबूत कर रहा था। मारिया का हृदय अपने ही घर में विस्थापित जगह, प्यार और पहचान की तलाश में, जबकि उसके आसपास की दुनिया मानो इन सब को नकार रही थी। कहानी के विकास ने एक क्रूर और मार्मिक तरीके से दिखाया कि मातृ प्रेम, चाहे वह कितना भी गहरा और बिना शर्त का क्यों न हो, स्वार्थ, सुविधा और चालाकी से परखा जा सकता है। और यह कि कभी-कभी सबसे मजबूत बंधनों को भी सबसे अप्रत्याशित ताकतों से चुनौती मिल सकती है। महत्वाकांक्षा, अभिमान और उन लोगों से सत्ता की चाह जिनकी सबसे कम उम्मीद की जाती है। मारिया घायल होने के बावजूद अडिग रही। उसका हर आंसू, हर संयमित हाव भाव, हर बनावटी मुस्कान उसकी आंतरिक शक्ति का मौन प्रमाण थी। अविश्वास और दर्द ने मिलकर एक ऐसा तनाव पैदा किया जिसने दर्शकों को सस्पेंस में, कहानी में बांधे रखा और परिणाम के लिए उत्सुक रखा।
वेनेसा के हर शब्द, रॉबर्टो के हर हाव भाव के साथ अन्याय का एहसास बढ़ता गया, जिसने कहानी के चरमोत्कर्ष का मंच तैयार किया। और इस तरह उस घर में, जो अब विवादित क्षेत्र बन गया था, मारिया ने कठिन तरीके से सीखा कि सच्चे प्यार को अक्सर न केवल समय का सामना करना पड़ता है, बल्कि उन लोगों का भी सामना करना पड़ता है जो खुद को उस चीज का मालिक समझते हैं जो उनके पास कभी नहीं होनी चाहिए। उसकी मां का दिल भले ही उखड़ गया हो, फिर भी जोर से धड़कता रहा, इस उम्मीद को जिंदा रखते हुए कि किसी न किसी तरह न्याय और प्रेम की जीत होगी। दिन की शुरुआत भी आम दिनों की तरह ही हुई, लेकिन हवा में एक अजीब सा एहसास था, एक ऐसा एहसास जिसे मारिया दास ग्रास पहचान नहीं पा रही थी। रसोई की घड़ी ने 6 बजाए तो उसकी आंखें सफेद पर्दों से आती भोर की कोमल रोशनी में खुली। 58 साल की उम्र में मानो उसका जीवन उस रोजमर्रा की लगभग पवित्र दिनचर्या में समा गया हो। उसका हर हाव भाव, उसका हर कदम मौन और निरंतर प्रेम का एक नृत्य था, एक ऐसा अनुष्ठान जो रॉबर्टो के सिर्फ 3 साल के होने पर ही शुरू हो गया था। तब से उसका अस्तित्व पूरी तरह से अपने बेटे, उसके पालन पोषण और उस पति की विरासत को समर्पित हो गया था जो उसे बहुत जल्दी छोड़कर कार्यस्थल पर हुई एक दुर्घटना का शिकार हो गया था। मारिया धीरे से खड़ी हो गई, अपने शरीर में वर्षों के संघर्ष और त्याग को महसूस करते हुए, साथ ही उस खामोश ताकत को भी महसूस करते हुए जिसने कभी किसी चीज को खुद पर हावी नहीं होने दिया। रसोई में ताजी कॉफी की महक उसके द्वारा सावधानी से बनाई गई ताजी बेक्ड ब्रेड की खुशबू से मिल रही थी। हर हरकत में कविता थी, केतली की आवाज, तवे की फुफकार, कप से चम्मच की खनक। हर सुबह उस जिंदगी का एक खामोश जश्न थी जो उसने अकेले बनाई थी, उस समर्पण का जिसकी कीमत उसने रातों की नींद हराम करके और हाथों में दर्द देकर चुकाई थी। यह सब उस लड़के के लिए था जो अब एक आदमी बन गया था। यह सब रॉबर्टो के लिए था। उसने मेज पर रखे कॉफी के कप को देखा और मुस्कुरा दी। उसे वो सुबह याद आ गई जब वो हॉल में दौड़ता था। उसके बाल अभी भी बिखरे हुए थे और आंखें नींद से भरी थीं। वो जल्दी जल्दी कॉफी ऑर्डर करता था, खेलने और नई खोज के एक और दिन के लिए तैयार। मारिया को याद आया कि कैसे उस समय रॉबर्टो की हर मुस्कान धूप की किरण की तरह उसके दिल को गर्म कर देती थी। और हालांकि साल बीत गए थे, हर छोटी बड़ी याद बरकरार थी, उसकी यादों में एक दुर्लभ रत्न की तरह जमी हुई थी। रॉबर्टो, कॉफी तैयार है, वह चिल्लाई। उसकी आवाज अभी भी मधुर थी, जो गलियारों में गूंज रही थी, जो अक्सर बच्चों की हंसी, सांत्वना भरे आंसुओं और सोते समय की कहानियों का दृश्य हुआ करते थे। लेकिन जो जवाब आया वह उसकी उम्मीद के मुताबिक नहीं था। सीढ़ियों से उतरते हुए न तो कोई तेज कदमों की आहट थी, न ही उसके बेटे की जानी पहचानी गर्मजोशी भरी आवाज, बल्कि ऊपर से एक महिला की आवाज आई। आंटी मारिया, रॉबर्टो अब घर पर कॉफी नहीं पीता। हमने एक इटालियन एस्प्रेसो मशीन खरीदी है। रसोई में मानो हवा जम गई हो। मारिया को अपने सीने में एक तेज दर्द महसूस हुआ, मानो किसी ने अदृश्य मुट्ठी से उसका दिल दबा दिया हो। वह आवाज, जो धीमी लेकिन तिरस्कार से भरी थी, न सिर्फ आदतों में बदलाव की घोषणा कर रही थी, वह वर्षों के समर्पण को नकार रही थी, उस प्यार और देखभाल को नजरअंदाज कर रही थी जो उसने हर सुबह हर कप कॉफी में डाली थी। वेनेसा, वह बहू जो सिर्फ 6 महीने पहले ही आई थी, लेकिन रॉबर्टो की सारी भावनात्मक जगह उसने ले ली थी और उसे पालने वाली मां को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। वेनेसा अपनी सास को कभी आंटी मारिया नहीं कहती थी, मानो वह कोई दूर की रिश्तेदार, कोई परिचित, कोई ऐसी हो जिसे अपने ही बेटे की जिंदगी में मौजूद रहने का कोई हक न हो। मारिया के गले में एक गांठ सी पड़ गई। यह सिर्फ दिनचर्या में बदलाव नहीं था, यह एक साफ संकेत था कि कुछ गहरा बदलाव आया था, कुछ ऐसा जिसे वह शायद अभी पूरी तरह समझ न पाई हो, लेकिन आने वाले दिनों में उसकी आत्मा को ठेस पहुंचाएगा। मारिया का दिल तेजी से धड़क रहा था, हर हरकत धीमी और भारी लग रही थी। उसने रसोई में चारों ओर देखा, बड़े करीने से सजी मेज, अपनी जगह पर रखे बर्तन, कॉफी की उस सुगंध को जो कभी सबके लिए खुशी का सबब हुआ करती थी। घर में गूंजती अस्वीकृति की खामोश खबर के आगे अचानक सब कुछ तुच्छ लगने लगा। वह रस्म जिसने उसे हमेशा जिंदा रखा था, जिसने उसे उसके बेटे से जोड़े रखा था, उसकी जगह अब कुछ ठंडा, बेपरवाह, मारिया के पुराने दिल के लिए बहुत आधुनिक चीज ले रही थी। कुछ ही देर बाद रॉबर्टो आखिरकार नीचे आ गया। उसने एक बेदागा सूट पहना था, खूबसूरत लेकिन मारिया के लिए अजीब। यह सिर्फ एक आम सुबह की तरह सजे हुए सूट की बात नहीं थी, बल्कि एक दूरी, एक औपचारिकता का एहसास था जो उसके साथ था। वह एक बदला हुआ इंसान लग रहा था,
एक ऐसा इंसान जो अब उस रसोई में, उस कॉफी की खुशबू में, उस घर में जो इतने प्यार और पसीने से बना था, अब नहीं रहा। गुड मॉर्निंग मॉम, उसने शांत, लगभग मशीनी आवाज में कहा। वैनेसा सही कह रही है, हम यहां घर पर कुछ चीजों को आधुनिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मारिया ने पलकें झपकाईं, समझने की कोशिश करते हुए। आधुनिकीकरण? उसने आराम, प्यार और साधारण दिनचर्या की उस छोटी सी दुनिया को बनाने में कितना समय लगाया था। हर सुबह सावधानी से परोसी जाने वाली कॉफी से ज्यादा आधुनिक क्या हो सकता है? उस व्यक्ति की गर्मजोशी के साथ जिसने किसी को ईमानदारी और सपनों से भरपूर पालने के लिए खुद को समर्पित कर दिया हो। बेटा, हम हमेशा साथ में जो कॉफी पीते हैं उसमें क्या खराबी है? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन आशा से भरी हुई थी। कुछ नहीं मां, रॉबर्टो ने नजरें फेरते हुए जवाब दिया। बस चीजें बदल जाती हैं, चीजें बदलती हैं। ये बात एक वाक्य की तरह लग रही थी। मारिया ने अपने बेटे को काउंटर टॉप पर रखी महंगी कॉफी मशीन से कप उठाते देखा। उसका हर इशारा मानो उसके दिल में चुभती हुई तलवार की तरह था। उसे वो सारे पल याद आ गए जब उसने अपने बेटे की शिक्षा, आराम और अवसरों के लिए अपने सपनों की कुर्बानी दी थी। टेक अवे खाना बेचना, मजदूरी पर सिलाई करना, दिहाड़ी मजदूरी करना, चेहरे पर हमेशा मुस्कान लिए, हमेशा अपने बेटे को प्राथमिकता देना। और अब रॉबर्टो के लिए ये सब कुछ भी मायने नहीं रखता था। रॉबर्टो, उसने धीरे से कहा, किसी तरह का संबंध जोड़ने की कोशिश करते हुए, क्या तुम्हें याद है जब तुमने अपनी खुद की कंपनी का सपना देखा था और कहा था कि मैं तुम्हारी पहली कर्मचारी बनूंगी? मां, मैं तो बच्चा था। लोग बदल जाते हैं। वैनेसा रसोई में आई। बेहद खूबसूरत, धूप में चमकता रेशमी गाउन पहने हुए मारिया ने अपनी सेल्स वुमन की तनख्वाह से कहीं ज्यादा महंगा इसकी कल्पना भी नहीं की होगी। उसका हर कदम ताकत, दूरी और प्रभुत्व का एहसास दिलाने वाला था। रॉबर्टो पर अब एक शादीशुदा आदमी की जिम्मेदारियां हैं। आंटी मारिया, वैनेसा ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, वह अब सिर्फ अपनी मां के बारे में सोचकर नहीं जी सकता। मारिया ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश बेकार रही। वैनेसा के शब्द खामोश छुरे जैसे थे, मारिया के सीने में बची हुई उम्मीद को भी चीर रहे थे। वैनेसा, प्रिय, मैं तुम दोनों के लिए केवल सबसे अच्छा चाहता हूं, उसने कहा। उसकी आवाज टूट गई। मुझे पता है आंटी मारिया, लेकिन कभी कभी सबसे अच्छा मतलब समायोजन होता है। समायोजन? मारिया ने पूछा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। रॉबर्टो असहजता से हिलने लगा, मानो तनाव से बचने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन वैनेसा ने जारी रखा। यह घर 3 वयस्कों के लिए थोड़ा छोटा है, क्या आपको नहीं लगता? हम जल्द ही अपना परिवार शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं। मारिया को सदमा ठंडी हवा की तरह लगा। उसने उस बेटे को देखा जिसे उसने इतने प्यार से पाला था। हर रात की नींद, हर त्याग, हर छिपे हुए आंसू को याद कर रही थी ताकि वह एक बेहतर जिंदगी जी सके। और अब वह उसे ठंडे स्वर में कह रहा था कि उसे वह घर छोड़ना होगा जिसे बनाने में उसने मदद की थी, वह जगह जो हमेशा उसकी थी जितनी उसकी। लेकिन यह घर हमेशा से हमारा रहा है, वह धीरे से बोला। उसकी आवाज लगभग धीमी पड़ गई। तुम्हारे पिता और मैंने इसे तुम्हारे जन्म के समय खरीदा था। मां, रॉबर्टो ने ठंडी, लगभग पहचान में न आने वाली आवाज में जवाब दिया। यह घर 5 साल से मेरे नाम पर है। क्या आपको याद है कि जब मैं ग्रेजुएट हुआ था तब हमने इसे ट्रांसफर कर दिया था? मारिया को याद आया। उसने उस पर भरोसा किया, बिना किसी सवाल के कागजों पर दस्तखत कर दिए, यह मानते हुए कि सब कुछ अभी भी प्यार और देखभाल के साथ किया गया है। अब वही शब्द उसे चोट पहुंचाने लगे, यह दिखाते हुए कि भरोसा दूरी में बदल गया था, कि उसकी मां का प्यार अब काफी नहीं रहा। रॉबर्टो, क्या आप यह कहना चाह रहे हैं कि? उसने पूछना चाहा, लेकिन वह सीधा था। मैं कोई इशारा नहीं कर रहा हूं मां, मैं सीधा कह रहा हूं। और उसके पीछे वैनेसा संतुष्ट होकर मुस्कुरा रही थी, मानो उसने कोई मौन लड़ाई जीत ली हो। हमें जगह और गोपनीयता की जरूरत है, उसने बिना किसी पछतावे के कहा। मारिया को अपनी छाती में जकड़न महसूस हुई। उसने बोलने की कोशिश की, उस बंधन को फिर से जोड़ने की कोशिश की जो हमेशा से था, लेकिन उसकी आवाज मुश्किल से निकल पाई। मैं तुम्हारी मां हूं। तुम्हारे पिता के मरने के बाद मैंने तुम्हें अकेले ही पाला है और मैं इसके लिए आपका आभारी हूं। मां, रॉबर्टो ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, लेकिन अब मैं शादीशुदा हूं। मेरी प्राथमिकता मेरी पत्नी है। वैनेसा का अधिकार भाव साफ झलक रहा था जब उसने अपना हाथ अपने पति के हाथ में डाल दिया, मानो मारिया की मौजूदगी ही कुछ नहीं थी। उसका हर हाव भाव इस बात की क्रूर याद दिला रहा था
कि मारिया के वर्षों के समर्पण को ठंडेपन से मिटाया जा रहा था और उसकी जगह आधुनिकता, सुविधा और तिरस्कार ने ले ली थी। मारिया को लगा जैसे उसके दिल में एक दर्द की टीस सी उठ रही है। उसकी आंखों के सामने वहीं कुछ टूट रहा था। उसने जिंदगी भर जो प्यार दिया था, अब उसकी अवहेलना हो रही थी। उसकी जगह छोटे छोटे बदलाव, छोटी छोटी औपचारिकताएं, छोटे छोटे इशारे आ रहे थे, जिनका मतलब था पूरी तरह से इनकार। कॉफी, जो कभी स्नेह का प्रतीक थी, अब एक महंगी और निजी मशीन बन गई थी। घर, जो कभी जीवन भर के प्यार का अड्डा था, अब उपेक्षा और ठंडेपन का मंच बन गया था। हर छोटी बड़ी बात मारिया को याद दिलाती थी कि दुनिया बदल गई है, लेकिन वह उससे जुड़ी रही जो हमेशा से थी। एक ऐसा दिल जो बेहिसाब प्यार करता था। और वहां रसोई के गहरे सन्नाटे में, अपने बेटे के हाथ में कॉफी का प्याला और बहू की ठंडी मुस्कान के साथ, मारिया को एहसास हुआ कि आज की सुबह सिर्फ आदत बदलने की नहीं थी। ये किसी बड़ी चीज की शुरुआत थी, कुछ ऐसा जो उसके पूरे जीवन की नींव हिला देगा। वह दिनचर्या जिसने उसे हमेशा अर्थ दिया था, अब धीरे धीरे उसे उस जगह से दूर कर रही थी जिसे वह हमेशा अपना घर कहती थी। और उसी क्षण एक गहरे खामोश दर्द की पहली हलचल उभरने लगी, जो आने वाले दिनों में आने वाले तूफान की पूर्व सूचना थी। जिस प्रेम को उसने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था, उसकी परीक्षा होने वाली थी, एक ऐसे तरीके से जिसकी मारिया ने कभी कल्पना भी नहीं की थी।